हेलो डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। डिस्कशन करेंगे आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आई होप प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने सबने जाकर के देखी होगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे जो है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम बात करेंगे जो है कि चार्ज क्या होता है, करंट कैसे फ्लो करती है हमारी, डीसी करंट क्या है, एसी करंट क्या है, और साथ ही साथ हम लोग जो है रजिस्टर वोल्टेज और करंट के जो है कि पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनने वाले हैं उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले फटाफट जो है चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए जितने लोग नए हैं, और शेयर तो अपने फ्रेंड्स के साथ फटाफट करिए ही करिए। पहले आप लोग शेयर कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, इसके बाद जो है कि हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो आज के जो लेक्चर है हमारा वो बात करेंगे हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए भाई देखिए, जिन लोगों को भी डेफिनेशन पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहा करिए, आंसर करते रहा करिए, जिससे हमें ये समझ में आता है कि भाई आप लोग भी उतने ही क्यूरियस हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, मेहनत हम लोगों की सफल हो रही है। चलिए, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, बात करूँगी कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। क्या जानते हैं आप लोग कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये दो टर्म्स होते हैं जिसका इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हिंदी में कहते हैं भाई कंडक्टर को जो है सुचालक एंड जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं कुचालक। ठीक है, क्या होता है कुचालक एंड क्या होता है सुचालक, इसके बारे में पहले हम बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी फ्लो कर रही होती है क्यों करती है उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। डायरेक्ट हालांकि यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। देखिए, जब हम कंडक्टर की बात कर रहे होते हैं तो हम बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं कि कंडक्टर हम उस चीज़ को कहते हैं भाई जो हमारे करंट को पास कर दे, जिसकी कंडक्टिविटी हो, है ना। जिस तरीके से मतलब हम लोग कंडक्टिविटी कुछ जो अलग अलग मेटल्स होते हैं उनसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। और हम इंसुलेटर के लिए क्या कहते हैं कि इंसुलेटर वो चीज़ होती है भाई जो क्या करती है, जिसकी कंडक्टिविटी जीरो होती है या वो कंडक्ट करता ही नहीं है करंट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं होने देता है। तो इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं आइए समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि हमें ये पता है कि भाई कोई भी हमारा मटेरियल है वहाँ पे क्या होता है, एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स और होते हैं कुछ प्रोटॉन्स। जिसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की पहले समझ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो प्रोटॉन्स होते हैं उस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स हमारा जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन जो हमारा कंडक्शन होता है, जो कंडक्टिविटी होती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से हमारी कंडक्टिविटी होती है, ये चीज आप लोग ध्यान रखो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा है दैट मीन्स कि किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक, यहाँ पे प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें, अब देखिए समझने वाली बात, अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूंगी तो कैसे समझेंगे कि हम कहेंगे कि भाई देखिए जो कंडक्टिविटी, मैंने क्या कहा कि कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, इट मींस क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स पास हुए, इसका मतलब हमारा प्रोटॉन्स क्या है भाई, फिक्स्ड है। ठीक है, प्रोटॉन्स क्या है, फिक्स्ड है, उसमें मूवमेंट नहीं होती है। और प्रोटॉन मूव करे या नहीं करे उससे तो करंट का कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा भाई कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर वो मूव कर जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, करंट पास कर जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो कंडक्टिविटी के केस में होता क्या है भाई कि जो कंडक्टिविटी होती है इसके केस में क्या होता है, जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं भाई, जो हमारा प्रोटॉन्स होता है ये हमारा फिक्स्ड होता है, मतलब नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट ही नहीं होती है इसमें। ठीक है, नो मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही होती, प्रोटॉन्स हमारा फिक्स्ड है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भाई यहाँ पे मूव करता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, मूव करता है, एक जगह से दूसरे जगह मूव करके जाता है, तभी तो हम कहेंगे कि करंट पास हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इसी को हम कहते हैं कंडक्टिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए, करंट पास हो गई, कंडक्टिविटी हो गई। अच्छी कंडक्टिविटी उसकी होती है जिसके भाई इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा मूव करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। वही अगर मैं इंसुलेटर की बात करती हूँ, मतलब कुचालक की बात कर रहे हैं, तो इंसुलेटर
ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें क्या हो जाता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स ही हमारा क्या हो जाए, फिक्स्ड हो जाए। क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए भाई, इलेक्ट्रॉन्स ही हमारा फिक्स्ड हो जाए। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करेंगे ही नहीं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं कर रहे हैं तो क्या कंडक्टिविटी पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी की तो डेफिनेशन ही हमने कहा कि भाई करंट पास ही तब करता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, चार्ज प्रोड्यूस होता है। इज दैट क्लियर? और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा, तो कंडक्शन कहाँ पे होगा? तो एक बात समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन बेसिक से आता है आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अगर थोड़ा भी बढ़ाने की कोशिश किया तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड हैं, दैट मीन्स व्हाट, ये कंडक्टिविटी करेगा या फिर नहीं करेगा, इंसुलेटर होगा या कंडक्टिविटी। तो अगर भाई देखिए डेफिनेशन से फ्रंट के जाएंगे तो काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि एग्जाम्स के जो लेवल है डे बाय डे डिफरेंट होते जा रहे हैं। लेवल में भी आपसे बेसिक भी पूछ सकता है, मे भी आपसे बहुत ही जो है मॉडरेट के अलावा हाई लेवल के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इंसुलेटर के लिए अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में आप लोग क्या कहेंगे भाई, जैसे कि वुड होता है। ठीक है, प्लास्टिक की जब हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, और ऐसे न जाने बहुत सारे ETC। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं भाई इंसुलेटर है। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं होते हैं। ठीक है, अगर ये टेक्निकली टर्म में बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं होते हैं, चार्ज मूवमेंट नहीं होता है, तो कंडक्टिविटी भी नहीं होता है। लेकिन अगर मैं वही कंडक्टर की बात करती हूँ तो कंडक्टर के केस में क्या हो जाता है भाई, हमारा प्रोटॉन्स फिक्स है, हालांकि प्रोटॉन से तो मतलब भी नहीं है, जो है हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करता है उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और उसी को हम कहते हैं कि कंडक्टिविटी होती है। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन, सबसे अच्छा कौन सा मेटल है जिसकी कंडक्टिविटी बेस्ट होती है? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया भाई कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से ही कंडक्टिविटी या इंसुलेशन का जो है हमारा प्रोसेस होता है। अब बात कर रहे हैं कि चार्ज क्या होता है। देखिए, चार्ज में जब हम बात कर रहे होते हैं, हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं तो हमारा चार्ज प्रोड्यूस होता है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं जो कि करंट के बारे में। ठीक है, कि करंट क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, ये आई होप आप लोगों ने इसको जो है कि लिख लिया होगा। देखिए मैं टर्म्स को बहुत ही आप लोगों को लिटरली बहुत मीनिंगफुल तरीके से, बहुत शॉर्ट से इन द सेंस कि बेसिक से लेकर के जहाँ से क्वेश्चंस हाई लेवल तक बन सकते हैं उसके बारे में ही सिर्फ डिस्कशन करना चाहती हूँ। ठीक है, रेस्ट इसके बारे में डिस्कशन आप लोगों के केमिस्ट्री में भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं करंट की। जैसा कि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से हमारा चार्ज प्रोड्यूस होता है। अब हम बात करेंगे कि जो टर्म है करंट, करंट होता क्या है। देखिए भाई, करंट हम जब कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, तो करंट पास होगी, तभी तो वो कंडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि वो उसकी कंडक्टिविटी हो जाती है। चलिए, जब हम करंट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, करंट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि करंट की डेफिनेशन ही बहुत जनरली लोग कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, करंट को अगर हम कहें कि भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर जाता है तो हम कहेंगे भाई इसमें करंट पास हो गई। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी हो गई। अभी तो हमने समझा कि कंडक्टिविटी हो गई, कंडक्टिविटी का मतलब ही है कि चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी करंट की। आइए करंट के बारे में आगे समझते हैं। एक दो टर्म्स होते हैं, दो क्या, ठीक है, एक होता है करंट, एक होता है वोल्टेज। तो दोनों को समझिए, करंट हो गया, एक होता है हमारा टर्म वोल्टेज। एक टर्म हो गया हमारा करंट, दूसरा टर्म हो गया वोल्टेज। देखिए बेसिकली हम जब करंट की एक डेफिनेशन, हम लोगों से एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, पर क्वेश्चन जहां से बनता है वो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि जो करंट होता है, हमने क्या कहा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसी तरीके से जब हम वोल्टेज की बात कर रहे होते हैं तो वोल्टेज में हम क्या कहते हैं भाई कि एक तरीके का हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक पॉइंट से लेकर के दूसरे जो है पॉइंट तक का जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसको हम कहते हैं वोल्टेज। ठीक है, आई बात समझ में? क्वेश्चन कहाँ से बनता है वो समझिए। करंट, देखिए जब हम करंट की बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो ये हो जाता है भाई कि जो करंट है इसकी यूनिट क्या है। ठीक है, तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि एम्पियर किसकी यूनिट है या फिर
वॉइस वर्सा इसका आप लोगों को ऑप्शन में दे सकता है कि एम्पियर इसमें से किसकी यूनिट है, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, या फिर जो है कि कोई और एक ऑप्शन दे दे। ठीक है, तो ध्यान रखिए करंट की जो ऐसा यूनिट होती है एक तरीके से किस में हम मेजर करते हैं, तो हम बात करेंगे इसको जो है कि क्या है भाई, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर हो जाती है। ठीक, इसको हम जो है डिनोट करते हैं ए से। इज दैट क्लियर? वहीं अगर हम बात करते हैं जब वोल्टेज की, तो वोल्टेज हमने क्या कहा, विभवांतर, मतलब एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वोल्टेज की जो आप जिसमें जो है कि इसकी यूनिट हो जाती है वोल्ट, जिसको हम जो है V से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से यही बनेगा इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से। अगर ये टॉपिक से क्वेश्चन बना, डायरेक्ट आपसे वोल्टेज की यूनिट भी पूछता है। बहुत ही आसान है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है और गलत भी होता है, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे दे देंगे जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए भाई, इसीलिए क्लास हो रही है। चलिए आगे बात करते हैं करंट में। अब यहाँ पे होता है भाई कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब उस यंत्र का नाम जिससे कि हम करंट को नापते हैं। तो जिसको भी पता है भाई कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब हम बात कर रहे हैं उस यंत्र जो है करंट को नापने का। ठीक है, करंट को मापने का। चलिए बताइए भाई, उस यंत्र का नाम बताइए, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जिससे हम करंट को नापते हैं। सेम क्वेश्चन फॉर वोल्टेज। वोल्टेज को भी नापने वाला जो यंत्र है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम क्या है? इंस्ट्रूमेंट, यंत्र का नाम। ठीक है, जो भाई क्या वोल्टेज को, देखिए क्वेश्चन यहीं से आपका बनता है और जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं मैं सिर्फ उसी के बारे में आप लोगों से डिस्कशन कर रही हूँ। लेवल आपका बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी आप लोगों को जरूरत नहीं है। सिर्फ ध्यान से क्लास को समझिए और भाई एक पॉइंट और समझिए, अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है भाई, करंट को हम किस किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। वहीं अगर हम वोल्टेज की बात कर रहे होते हैं तो वोल्टेज को हम किस में मेजर करते हैं, इसके बारे में देखिए हम लोग एक थॉरली डिस्कशन करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि यहाँ से आपके एग्जाम में बनता है। चलिए जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी भाई, इस इंस्ट्रूमेंट की, किसकी, करंट की, तो करंट को नापने के लिए हम दो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। देखिए एक होता है हमारा एमीटर और दूसरा होता है गैल्वेनोमीटर। दोनों ही क्वेश्चन देखिए यहाँ से बनता है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे होते हैं तो एक हमारा हो जाता है भाई क्या, एमीटर। ठीक है, और दूसरा एक और इंस्ट्रूमेंट होता है गैल्वेनोमीटर। इज दैट क्लियर? ध्यान दीजिए, एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है आप लोगों से कि गैल्वेनोमीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एमीटर जनरली लोगों के माइंड में रह जाता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर स्किप कर जाता है। ठीक है, तो एमीटर पूछता भी कम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको एमीटर भी कंफ्यूज करता है। बट अगर मैं गैल्वेनोमीटर की बात कर रही होती हूँ तो गैल्वेनोमीटर जनरली आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन का लेवल जो है कि हाई करना चाहे, आपको कंफ्यूज करना चाहेगा एग्जामिनर, डेफिनेटली गैल्वेनोमीटर देगा। तो आज के बाद से गैल्वेनोमीटर आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो करंट को नापने के लिए दो यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, एमीटर का और गैल्वेनोमीटर का। अब बात आती है कि एमीटर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, गैल्वेनोमीटर क्यों इस्तेमाल होता है। अगर दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं तो दोनों को इस्तेमाल करने का तो ये तो वेस्ट है, तो दोनों को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बात ध्यान रखिए, जब हम बात कर रहे होते हैं कि हमें टोटल करंट, मतलब अगर हम सपोज कीजिए कि हम अपने घर में बात कर रहे हैं, भाई सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट होती है। अगर मुझे अपने घर के करंट को नापना होगा तो हम क्या कह देंगे कि भाई हमें टोटल करंट पता करनी है कि हमारे घर में कितनी फ्लो कर रही है। तो उस केस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एमीटर। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा भी बन जाए कि हमें टोटल करंट जब मापना है तो हम किसकी बात करेंगे, एमीटर की। इट मीन्स कि अगर हमें घर में, ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि जो घर में हमें करंट नापना हो, अपना घरों में जो करंट नापना हो, तो वहाँ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एमीटर। तो फिर मैम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल क्या है, देखिए
गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जो बहुत ही मतलब जब हमें क्या होता है कि किसी भी करंट में चेंज, मतलब कहीं पे जब बड़ी जगह पे बात कर रहे होते हैं, क्योंकि घर तो हमारा एक छोटा सा है, बहुत लिमिटेड करंट पास हो रहा होता है, लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट पास हो रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे यूपीपीसीएल वगैरह में, तो वहाँ के लिए क्या होता है कि हमें चेंज इन करंट, मतलब जब हमें फ्लैक्चुएशन मतलब जब हमारा जो करंट होता है जब उसमें बदलाव हो रहा होता है, उसको अगर नापना होता है तो हम यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर। और ये यहीं से जो है कि क्वेश्चन का लेवल हाई किया तो गैल्वेनोमीटर पूछा, तो अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एमीटर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जब हमें टोटल करंट और अपने घरों के करंट के बारे में डिस्कशन करना होता है, पता करना होता है, तो हम एमीटर की बात कर रहे होते हैं भाई, ठीक है। और वहीं अगर मुझे गैल्वेनोमीटर की बात करूँ तो जब हमें चेंज इन करंट मतलब फ्लैक्चुएशन, बदलाव, हमारे करंट में कितना बदलाव हो रहा है इसके बारे में बात करना होता है, तब हम इस्तेमाल करते हैं गैल्वेनोमीटर। इज दैट क्लियर? तो सब लोग लिख लीजिए भाई, चेंज इन करंट, ठीक है। गैल्वेनोमीटर कहाँ पे होगा भाई, चेंज इन करंट, चेंज इन करंट, या फिर इसको एक बहुत ही एक टर्म समझिए, फ्लैक्चुएशन। फ्लैक्चुएशन मतलब बदलाव, ठीक है। जब हमें करंट में बदलाव की बात करनी होती है, जो बदलाव कितना हो रहा है, मतलब एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक में कितना बदलाव हो रहा है करंट में, इसके बारे में जब हमें डिस्कशन करना होता है या पता करना होता है, तो किसकी बात कर रहे होते हैं, गैल्वेनोमीटर की। आई होप चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, और जितनी चीज़ें जिस तरीके से मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ ऐसे ही नोट करेंगे, ऐसे ही समझेंगे, और क्वेश्चन आपका यहीं से बनने जा रहा है, ये श्योर है। चलिए, तो एमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, कहाँ इस्तेमाल होता है, डिफरेंस क्या हो गया, ये डिस्कशन भी हो गया। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग वोल्टेज की। हमने क्या कहा भाई कि जो हमारा वोल्टेज होता है, वोल्टेज क्या है, एक तरीके का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना करंट पास हुआ है, उसमें जो चेंज है, जो उसका डिफरेंस है, उसे ही हम क्या कह देते हैं, वोल्टेज कह देते हैं। इज दैट क्लियर? वोल्टेज की जो आपकी एसआई यूनिट हो गई वोल्ट, किससे डिनोट करते हैं, वी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट की आती है भाई। चलिए, जब इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर रहे होते हैं, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि करंट को नापने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, एमीटर और गैल्वेनोमीटर। तो ठीक है, तो आप ये बताइए कि वोल्टेज को नापने के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, ठीक है। फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए। देखिए, एक्टिवनेस आप लोगों की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगर हम इंस्ट्रूमेंट की, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है, करंट के लिए एमीटर, और जब हम वोल्टेज की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे इस्तेमाल होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर, ठीक। तो किस यंत्र, जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है वोल्टेज को नापने के लिए, उसका नाम क्या है भाई, वोल्ट मीटर। करंट के केस में दो होते हैं, दो क्यों होते हैं, वो सारे थॉरली डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है भाई, वोल्ट मीटर। अब यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो वोल्ट मीटर है और जो एमीटर है, इनको हम लोग जो है कि किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, इनकी कनेक्टिविटी से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब यहाँ पे अगर आप लोगों को क्वेश्चन आसान बनाना है, तब तो आपसे सिर्फ ये पूछ लेगा यूनिट क्या है इसकी, तो आप कहेंगे वोल्टेज का वोल्ट है। इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, चलिए थोड़ा सा मीडियम लेवल बढ़ा दिया भाई क्वेश्चन का, वोल्ट मीटर हो गया, मैडम ये भी पता चल गया, ठीक है। सेम एज इट इज़ अगर हम करंट की बात करेंगे, अब यहाँ पे एसआई यूनिट पूछ लिया, ये सबको पता है भाई एम्पियर। हालांकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने की गलती नहीं कीजिए, ठीक है। तो एम्पियर हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ उसके जो है इंस्ट्रूमेंट यंत्र के, तो आप कहेंगे कि मैडम दोनों चीजें पता चल गई, अब तो चाहे गैल्वेनोमीटर दे दो चाहे एमीटर दे दो, हम तो आंसर करके आएंगे, एक नंबर लेकर के भी आएंगे, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या कहा कि अगर आपके एग्जाम का लेवल बहुत हाई कर दिया, टफ कर दिया, और आपसे ये सारी कहानी पूछी ही नहीं, आपसे पूछ लिया कि जो एमीटर होता है, ठीक है, एमीटर मुझे पता है कि करंट मापने की एक इकाई, एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, सीरीज में, पैरेलल में। तो अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे फटाफट आंसर बताइए कि जो एमीटर होता है, एमीटर का कनेक्शन कैसा होता है। सेम एज इट इज़ फॉर द वोल्ट मीटर, अगर वोल्ट मीटर है तो इसकी कनेक्टिविटी कैसी होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोग सही आंसर इसका जरूर देंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमीटर और जो है कि आपका वोल्ट मीटर की कनेक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं।
देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। देखिए जब हम बात कर रहे होते हैं भाई कि हमारा जो एमीटर होता है, तो एमीटर आपका सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में, ये क्वेश्चन बनता है कि जब एमीटर की बात कर रहे होते तो एमीटर हमारा कहाँ पे कनेक्टेड होता है, सीरीज में होता है, श्रेणी में लगा होता है, या फिर पैरेलल यानी कि समानांतर में लगा होता है। आई होप आंसर आप लोग करेंगे। चलिए बात करते हैं, जब हम एमीटर की बात कर रहे होते तो ध्यान रखिए कि जब जो आपका एमीटर होता है ये हमेशा आपका जो है किस में कनेक्टेड होता है, तो सीरीज में लगा होता है। इज दैट क्लियर? सीरीज में लगा होता है। तो लिख लीजिए कि ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज मतलब श्रेणी में लगा होता है, श्रेणी में लगा होता है। इज दैट क्लियर? पहली प्रॉपर्टी। चलो ठीक भाई, सेम वोल्ट मीटर की तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एमीटर यहाँ पे एमीटर किस में कनेक्टेड है भाई, सीरीज में कनेक्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। वोल्ट मीटर आपका किस में कनेक्टेड हो जाएगा, पैरेलल में, समानांतर में। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। तो वोल्ट मीटर किस में आपका कनेक्टेड होता है, तो कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, समानांतर, समानांतर में लगा होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए ये तो पहला डिफरेंस हो गया कि जो एमीटर होता है किस में कनेक्टेड होता है, हमारा सीरीज में कनेक्टेड होता है। क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन बनता है कि जो एमीटर है, ठीक है, या फिर आप लोगों को ऑप्शन में दे दे या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया कि एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल और सीरीज और पैरेलल एंड सीरीज बोथ और नन ऑफ दिस। तो आंसर आप क्या करेंगे भाई, कंफ्यूज नहीं होना है, फटाफट बताना है। एमीटर जो होता है सीरीज में कनेक्टेड होता है, वोल्ट मीटर हमारा समानांतर यानी कि पैरेलल में कनेक्टेड होता है, और 1 नंबर आना है लेकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट बात हम करते हैं इसके रजिस्टिविटी से। रेजिस्टेंस को अभी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज को प्रतिरोध करना, मतलब उसको अपोज करना, रोकने की कोशिश करना। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी कि एमीटर होता है, एमीटर जो करंट नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसकी रजिस्टिविटी कैसी होती है, इसकी रेजिस्टिविटी, अगर इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है या इसकी रेजिस्टेंस लो होती है। तो देखिए हमने क्या कहा, कोई भी चीज़ करंट पास कर रही है, देखिए जब करंट पास कर रही है तो मैंने क्या कहा कि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है करंट को रोकना। अगर करंट पास कर रही है इसका मतलब सीधा सा है कि उसका रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस का तो काम ही होता है करंट को खींचना और उसको अपोज करना, उसको रोकना। लेकिन मैंने क्या कहा कि एमीटर से हम करंट नाप रहे हैं, इस मीन्स कि यहाँ पे करंट पास हो रही है, और जब करंट पास हो रही है तो जाहिर सी बात है इसका रेजिस्टेंस कम है। इट्स सो सिंपल। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं वोल्टेज के टर्म में बात करूँ, वोल्ट मीटर की बात करूँ, तो यहाँ पे हम करंट की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। स्टैट क्लियर? तो ये ध्यान दीजिए कि जब हम एमीटर की बात कर रहे होते हैं तो इसके केस में आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, तो हाई होता है, उच्च होता है। एक मिनट, नहीं, रेजिस्टेंस इसमें क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि करंट आपका ज़्यादा फ्लो कर रहा है, इस मीन्स की रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो रेजिस्टेंस। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है कि लो रेजिस्टेंस किसका होता है। तो लो रेजिस्टेंस आप किसका कहेंगे भाई, एमीटर का। क्यों? क्योंकि एमीटर में तो हम करंट नाप रहे हैं, करंट जब फ्लो कर रही है इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? तो लो रेजिस्टेंस मतलब जो प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, निम्न होता है। प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है। ठीक है, प्रतिरोध निम्न होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए तो 2 क्वेश्चन बन गए आपके भाई कि एमीटर कैसा होता है। एमीटर आपका कनेक्टेड होता है सीरीज में, पहली बात। एमीटर की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। जाहिर सी बात है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दोगे तो भैया करंट कहाँ फ्लो करेगी, नहीं करेगी, है ना। और जब करंट फ्लो ही नहीं करेगी तो एमीटर का हम क्या करेंगे, अचार डालेंगे, बिल्कुल नहीं। तो उसका रेजिस्टेंस लो होता है। ये समझने के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन आपका गलत होना ही नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं,
जब वोल्ट मीटर की, तो हमने क्या कहा कि वोल्ट मीटर को नाप किस में कनेक्ट करते हैं हम, पैरेलल में, समानांतर श्रेणी में लगा होता है, ठीक है। लेकिन अगर वही बात करते हैं इसके रेजिस्टेंस की, तो इसका रेजिस्टेंस अगर लो है तो इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। बस इतना ही समझना है आपको कि जो वोल्ट मीटर होता है इसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है भाई, तो हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब प्रतिरोध जो होता है इसका उच्च होता है, प्रतिरोध कैसा होता है, उच्च होता है, मतलब हाई होता है, कम नहीं होता है, ठीक है। देखिए ये सारे पॉइंट्स थे आपके वोल्ट मीटर करंट से रिलेटेड, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कशन किया, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, किससे डिनोट करते हैं, ए से। अगली बात हम लोगों ने क्या करी थी भाई कि जो हमारा एम्पियर है, जो हमारा करंट है, उसको नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट, किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो मैडम दो का करते हैं। किसका, एक एमीटर, दूसरा गैल्वेनोमीटर। एमीटर किस लिए इस्तेमाल होता है, जब घरों में हमें टोटल करंट को नापना होता है तो एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। वही गैल्वेनोमीटर का भी इस्तेमाल हमारा करंट नापने के लिए ही किया जाता है। लेकिन जब हमें फ्लक्चुएशन या फिर बड़े लेवल पे जब जो हमारे करंट में बदलाव हो रहे होते हैं उनको नापने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर आपका ऐसे बन जाए कि गैल्वेनोमीटर से हम क्या नापते हैं, तो करंट नापते हैं, ठीक है, या करंट नापने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। दोनों चीजें सेम है, दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, मैंने बता दिया। चलिए आगे एमीटर की जब बात करते हैं तो एमीटर हमारा किसमें हमेशा कनेक्टेड होता है भाई, तो सीरीज में, श्रेणी में लगा होता है एमीटर, ठीक। दूसरी बात, एमीटर की बात कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रही है, इस मीन्स कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है लो है, रेजिस्टेंस लो है तभी तो आपका करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लो है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एमीटर की प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन दे दिया, लो रेजिस्टेंस किसका है, वोल्ट मीटर या मीटर, तो आप किसका कहेंगे, एमीटर। चलिए नेक्स्ट हम लोगों ने बात करी वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज हमने क्या कहा, एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर है एक पॉइंट से दूसरे। और एक बहुत लिटरल मीनिंग में अगर मैं वोल्टेज को समझाऊं आप लोगों को, तो प्रेशर एग्जर्ट करना, किसको, करंट पे। करंट पे मतलब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक तरीके का प्रेशर लगाओ कि एक जगह से दूसरे जगह तक भाई करंट जो है फ्लो कर जाए, ठीक है। तो एक बहुत लिटरल मीनिंग की अगर मैं बात करूंगी वोल्टेज के, तो आप कहेंगे कि जो लिटरल मीनिंग है वोल्टेज का वो क्या हो गया भाई, कि उस पर हम इलेक्ट्रॉन्स पे एक तरीके का प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए, और वही हमारा क्या कहलाएगा, वोल्टेज कहलाएगा। डेफिनेशन एग्जाम में आपके नहीं आता है फॉर श्योर, क्वेश्चन जहां से आता है वहां से बात करते हैं। वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट वोल्ट, किससे डिनोट करते हैं, वी से। आगे बढ़िए, इंस्ट्रूमेंट का नाम वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर और एमीटर में डिफरेंस पढ़ते हैं। वोल्ट मीटर क्या हो गया, जब हमें पता है एमीटर हमारा किसमें कनेक्टेड होता है, सीरीज में, लेकिन जब हम वोल्ट मीटर की बात कर रहे होते हैं तो वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस किसका, वोल्ट मीटर, आपके वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, उच्च प्रतिरोध क्षमता होती है, ठीक है। आई होप दोनों कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, कंडक्टिविटी और इंसुलेटर, और साथ ही साथ करंट और वोल्ट मीटर, ये दोनों चीज़ें आप लोगों की बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो है कि बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या होता है। अच्छा चलिए, रेजिस्टेंस से पहले हम लोग जो है बात कर लेते हैं करंट के। करंट तो पढ़ लिया, अब करंट में हमारी दो टाइप की करंट होती हैं। दो टाइप की करंट कौन सी, एसी करंट, डीसी करंट। चलिए आगे बढ़िए और बात करते हैं एसी करंट और डीसी करंट के बारे में कि एसी करंट क्या होता है हमारा, डीसी करंट क्या होता है। क्या जानते हैं एसी करंट और डीसी करंट के बारे में। देखिए यहाँ पे हम सिर्फ उतनी ही बातें करेंगे जहाँ से कि हम लोगों के क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो चलिए बताइए भाई, एसी करंट और डीसी करंट क्या होता है। और एक बात और, लिखने पे बहुत ज़्यादा आप लोग ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ, मैंने बार बार बोला है कि पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी भाई, ठीक है। तो पीडीएफ के चक्कर में जो है कि हाँ लिखिए, पर एक प्रॉपर नोट्स जो है वो आप लोगों को पीडीएफ में मिलेगा, लेकिन यहाँ से नोट्स अगर छोटे छोटे टर्म्स में बनाते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमने क्या कहा भाई, हम करंट के बारे में बात कर रहे हैं। करंट हमने क्या कहा, एक होता है एसी करंट, क्या होता है, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा होता है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। एक होता है भाई हमारा यहाँ ये हो गया डायरेक्ट करंट। अपने नाम से ही अपने आप को बयां कर रहे हैं हम क्या हैं, है ना,
देखिए ऑल्टरनेटिंग टर्म का मतलब क्या है, ऑल्टरनेटिंग टर्म से ही मतलब ऑल्टर, एक के बाद एक के बाद ऐसा। डायरेक्ट का सिर्फ डायरेक्ट आपके टर्म ही अपना बयां कर रहा है कि बाय डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट, रुकना नहीं है, एक बार निकल लिए तो निकल लिए, ठीक है। चलिए, तो एसी और डीसी की जब हम बात कर रहे होते हैं, एसी को हिंदी में कहते हैं भाई प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, हिंदी वाले लिख लो, एसी को कहते हैं प्रत्यावर्तीय धारा, प्रत्यावर्ती धारा। वही बात करते हैं डायरेक्ट करंट की, तो इसको कहते हैं हिंदी में दृष्ट धारा। क्या कहते हैं भाई? दृष्ट धारा, दृष्ट धारा, ठीक है। चलिए, हिंदी वाले भी लिख लो भाई कि जब हम करंट की बात कर रहे होते हैं तो एक होता है एसी, दूसरा होता है हमारा डीसी करंट, ठीक है। क्या बात करी हमने भाई? अल्टरनेटिंग करंट। जैसा कि मैंने क्या कहा कि चीज़ों को उसके नाम से समझने की कोशिश कीजिए, कन्फ्यूजन कभी नहीं होगी। एसी करंट की जब हम बात कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट की प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, और डीसी करंट डायरेक्ट करंट क्या होता है, दृष्ट धारा क्या होता है। देखिए, जब हम अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे होते हैं तो एक वेव फॉर्म के देखिए इस तरीके से एक साइकिल होती है, ठीक है, इस तरीके से एक साइकिल होती है, ठीक है, जिसमें हाई लो इस टर्म में जो है कि करंट हमारी क्या होती है, फ्लो करती है। लेकिन डायरेक्ट करंट ऐसे फ्लो नहीं करती है। डायरेक्ट करंट भाई आपकी जो है बिल्कुल डायरेक्ट, जैसा कि अपने नाम से ही ये बता रहा है कि डायरेक्ट मतलब कहीं पे भी उसमें ऑल्टरनेट मतलब किसी भी तरीके का ड्रॉप नहीं आता है डायरेक्ट करंट के केस में। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है? डेफिनेशन से करें क्वेश्चन आप लोगों के नहीं बनते हैं। क्वेश्चन आप लोगों का इस तरीके से बनता है भाई कि देखिए, अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे होते हैं तो ऑल्टरनेटिंग करंट में आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। मैग्नीट्यूड देखिए, फर्स्ट लेक्चर जब हम यूनिट्स डायमेंशन पढ़ रहे थे तो ये बड़े अच्छे से वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी अदिश और सदिश राशि के बारे में डिस्कशन हुआ है भाई, ठीक है। चलिए, डायरेक्शन मतलब दिशा, डायरेक्शन मतलब दिशा, और मैग्नीट्यूड का मतलब एक मात्रात्मक वैल्यू जब होती है उसको ही हम कह देते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो होता क्या है कि इसमें जो हमारा एसी करंट होता है, एसी करंट के केस में क्या होता है कि जो डायरेक्शन होती है और आपका जो मैग्नीट्यूड होता है दोनों चेंज हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? चेंज हो रहा होता है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन का लेवल बढ़ा, क्वेश्चन बना, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या हो रहा होता है? चेंज हो रहा होता है। तो लिख लीजिए भाई कि क्या होता है, बोथ चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, बोथ चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। मतलब समय के अनुसार दिशा और उसके मात्रात्मक वैल्यू में बदलाव आता है, ठीक है। तो हिंदी वाले भी लिख लो भाई कि समय के अनुसार जो है चेंज, बदलाव, ठीक है। बात समझ में आ गई कि समय के अनुसार होता क्या है कि एसी करंट में जो उसकी डायरेक्शन होती है वो बदलती है, ठीक, और उसके साथ साथ जो उसका मैग्नीट्यूड है मतलब एक होता है ना भाई 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, मतलब उसकी वैल्यूज़ भी बढ़ रही होती है। कभी वो क्या हो जाएगा आपका एम्पियर में 2 एम्पियर हुआ, फिर आगे 4 एम्पियर हो गया, या फिर 1 एम्पियर हो गया, मतलब वैल्यूज़ उसकी बदल रही होती हैं। सीधी सी बात ये है। जैसे जैसे आप समय के, जैसे यहाँ पे आप खुद सोचिए कि जब करंट इस तरीके से फ्लो करती है, फिर एक साइकिल कंप्लीट करती है, फिर नीचे एक साइकिल कंप्लीट करती है, फिर ऊपर एक साइकिल, नीचे एक साइकिल, ऊपर एक साइकिल, तो इस तरीके से क्या हो रहा होता है कि बदलाव होता है। लेकिन डायरेक्ट करंट के केस में आप देखिए, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। मतलब जितना करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दी, ठीक है, जितना करंट आपका फ्लो होना स्टार्ट हो गया, वो करंट एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ करंट क्या कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, कोई भी चेंज नहीं होता है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि दिशा और मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग मतलब कौन से करंट में बदलाव होता है, तो आप कहेंगे एसी करंट। लेकिन डीसी करंट में ऐसा नहीं होता है, दृष्ट धारा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम। एक बात और ध्यान रखिए कि जो हमारा एसी करंट होता है ये क्या होता है कि भाई इसकी डायरेक्शन बदलती है, जैसा कि अभी हम लोगों ने कहा समय के साथ इसका डायरेक्शन बदलेगा। लेकिन जब डीसी करंट की बात कर रहे होते हैं तो इसके डायरेक्शन में तो बदलाव नहीं होता, मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? तो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब कि एक डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में चल पड़ा उस डायरेक्शन में भाई
चल पड़ा, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में जो है कि करंट आपका फ्लो करेगा, डायरेक्शन बदलती नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा, एसी करंट के केस में ऐसा नहीं होता है, एसी करंट के केस में आपका जो है कि डायरेक्शन बदलता है। चलिए आगे बढ़िए और बात करते हैं दृष्ट धारा की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। तो लिखिए भाई, फ्रीक्वेंसी जो होती है इंडिया में, जो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भाई इंडिया में फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, तो आप कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी की जो मैक्सिमम लिमिट एसी करंट के लिए है वो कितनी हो गई, तो ये है आपकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। डायरेक्ट क्वेश्चन का लेवल कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपका भाई, कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है एसी करंट की इंडिया में कितनी सेट है, तो मैक्सिमम 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज से ज़्यादा करंट पास नहीं हो, फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, मतलब अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। देखिए जो आवृत्ति होती है ना, आवृत्ति का मतलब ये हो रहा होता है कि एक सेकंड में ये कितने साइकिल को कंप्लीट, कितने, एक सेकंड में इस साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगा है वही क्या कहलाती है, एसी करंट की फ्रीक्वेंसी। स्टैट क्लियर, एक सेकेंड में कितना जो है कि इस साइकिल को कंप्लीट करने में टाइम लगा है, मतलब एक सेकेंड में कितनी बार ये जो है कि फ्रीक्वेंसी आपकी बनी है एक साइकिल को कंप्लीट करने में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इज दैट क्लियर। और एक सेकेंड में मैक्सिमम 50 हर्ट्ज तक ही सिर्फ जो है कि आपकी इस फ्रीक्वेंसी हो सकती है अल्टरनेटिंग करंट की। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़िए और बात कर रहे हैं हम भाई की फ्रीक्वेंसी। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिए, इसका मतलब है 50 हर्ट्ज का मतलब कि एक सेकेंड में 50 बार से ज़्यादा ये साइकिल को कंप्लीट नहीं करेगा, ये मतलब होता है। आगे बढ़िए और बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी के कारण जो हम यहाँ पे, हमने ये तो कहा कि भाई करंट यहाँ पे यूनि डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा नहीं होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, यहाँ पे जब हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि जब हम यहाँ पे डीसी करंट की बात कर रहे होते हैं तो इसके केस में वोल्टेज जो होता है आपका, वोल्टेज क्या होता है भाई, स्टेबल होता है, ठीक है। क्या होता है, स्टेबल होता है, मतलब स्थिर होता है, बदलता नहीं है। इज दैट क्लियर। अब वही मैं एसी करंट की बात कर रही होती हूँ, तो अल्टरनेटिंग करंट के केस में क्या होता है कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी बदल रही है तो यहाँ पे आपका जो वोल्टेज होता है वो भी घटता बढ़ता है, ठीक है। वोल्टेज क्या है भाई, वोल्टेज घटता भी है बढ़ता भी है, दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस जहाँ से बनते हैं चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी जहाँ पे कि हम लोगों ने करंट के बारे में बात करी। करंट हमारा दो तरीके का होता है, अल्टरनेटिंग करंट, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट और प्रत्यावर्ती धारा या दृष्ट धारा, ठीक है। जब हम एसी करंट की बात कर रहे होते हैं तो एसी करंट में हमारा जो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है दोनों बदलता है समय के अनुसार, ठीक। जो एसी करंट होता है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, कितने मैक्सिमम होती है भाई, मैक्सिमम 50 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एक सेकेंड में 50 बार मूवमेंट हुई रहती है, उसे ही हम क्या कह देते हैं, फ्रीक्वेंसी कह देते हैं, आवृत्ति कह देते हैं, ठीक है। चलिए अगली बात हम लोगों ने क्या करी कि फ्रीक्वेंसी बदलने के बदलने की वजह से जो एसी करंट होता है उसका वोल्टेज भी घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। बात समझ में आई। वहीं अगर हम दृष्ट धारा डायरेक्ट करंट की बात करते हैं तो डायरेक्ट करंट में मैंने क्या कहा कि डायरेक्ट करंट में आप लोगों का जो करंट होती है वो यूनि डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, डायरेक्शन उसका बदलता नहीं है, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात कि वोल्टेज जो होता है आप लोगों का स्टेबल होता है, कॉन्स्टेंट होता है, स्थिर होता है, वोल्टेज में बदलाव नहीं होता क्योंकि करंट ही नहीं बदल रहा, तो वोल्टेज आपका कैसे बदल सकता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि किस में वोल्टेज नहीं बदलता, डायरेक्ट करंट में नहीं बदलता। कहाँ पे वोल्टेज में बदलाव आता है, अल्टरनेटिंग करंट में आता है। क्यों आता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में आपकी फ्रीक्वेंसी बदल रही होती है, जबकि डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। ध्यान रखिए, फ्रीक्वेंसी जो होती है डीसी करंट में 0 होती है। आपकी जो डीसी करंट होती है उसमें कोई फ्रीक्वेंसी आपकी नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई भाई हमारा जो है एसी करंट और डीसी करंट के बारे में। और आगे अब हम लोग बात करते हैं जो है कि रेजिस्टेंस के बारे में। थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आई होप चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब रेजिस्टेंस के बारे में
बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है और किस तरीके से रेजिस्टेंस से हमारा क्वेश्चंस बनता है। चलिए, और भाई देखिए, अगर आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो एक लाइक तो कर दो भाई, और जो लोग नए हैं भाई, जुड़े हैं, वो फटाफट चैनल को शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, और पसंद आ रहा है तो लाइक करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलो, ठीक है। चलिए, हमने क्या कहा कि हम बात करेंगे किसकी, रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, प्रतिरोध की, ठीक है। जब हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, प्रतिरोध की बात कर रहे होते हैं, तो एक बात ध्यान रखिए कि अगर मैं सिर्फ एक डेफिनेशन की जो है कि डेफिनेशन की बात करती हूँ, एक सिंपल डेफिनेशन की, कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस होता है ना आपका, वो क्या है भाई, जो आपकी प्रतिरोध होती है, ये एक तरीके का आपका क्या है, एक पैसिव कंपोनेंट है, ठीक है। क्या है, रेजिस्टेंस जो होता है एक पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट का मतलब ये होता है भाई, पैसिव कंपोनेंट, ठीक है। देखिए, पैसिव कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि ये एक तरीके का एक्टिव डिवाइस नहीं है, पैसिव डिवाइस है, मतलब इसमें करंट एक तरीके से फ्लो नहीं करती है, ये एक्टिव नहीं है, एक तरीके का पैसिव कंपोनेंट है। पैसिव डिवाइस, कंपोनेंट कुछ भी कह लीजिए, सब भाई सेम है, ठीक है। ये क्या है, सेम है। तो आपका पैसिव कंपोनेंट है या डिवाइस है, दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एक तरीके का, पहली बात क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि क्या रेजिस्टेंस एक्टिव है या पैसिव है, तो ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस एक पैसिव कंपोनेंट है, पैसिव डिवाइस है। स्टैट क्लियर, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है फॉर श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ठीक है। एक तरीके का क्या है भाई, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। काम क्या होता है, तो रेजिस्टेंस अपोज इलेक्ट्रिसिटी, अपोज इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट को फ्लो करने से रोकता है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत ही क्यों है भाई, कि हमें जब करंट को फ्लो ही करवाना है तो हम करंट के लिए रोके क्यों इसको। तो होता क्या है, देखिए कि करंट भाई अपनी मनमानी नहीं कर पाए, है ना। जब भी किसी चीज़ को मनमानी करने की जो है मौका दिया जाता है, तो जनरली होता क्या है कि वहाँ पे अति हो जाती है, ठीक है। और किसी भी चीज़ की जो अति है वो कभी भी अच्छी नहीं होती। तो करंट अपनी मनमानी नहीं करने पाए, मतलब करंट फ्लो करना शुरू किया तो फ्लो करता ही रहा, तो उसको रोकने के लिए ज़रूरत तो होगी, तो उसके लिए रेजिस्टेंस, प्रतिरोध आ गया। नाम से ही पता चल रहा है प्रतिरोध, है ना, मतलब अपोज कर रहा है, किसी भी चीज़ को रोकता है, रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। कैसा डिवाइस है, तो एक्टिव या पैसिव, तो आप कहेंगे पैसिव डिवाइस है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भाई, हम लोग जो है कि ये रेजिस्टेंस जो होता है, ये आपका यूनिट क्या है, ठीक है। यूनिट की बात कर लेते हैं कि आपकी जो रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे ओम, OHM, ओम। इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यूनिट से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। हालांकि है आसान, लेकिन कन्फ्यूजन में क्वेश्चन रॉन्ग भी होता है, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। चलिए, तो रेजिस्टेंस की जब हमने बात करी भाई कि क्या होता है, पैसिव कंपोनेंट होता है, अपोज करता है इलेक्ट्रिसिटी को, यूनिट क्या होती है इसकी, ओम होती है, ठीक है, ओम होती है। और डिनोट किस तरीके से करते हैं, तो ओम इस तरीके से बनाते हैं, इसको ध्यान रख लीजिए। आगे बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है कितने टाइप्स का होता है। तो जनरली हमारे जो कंपोनेंट, जो हमारा रेजिस्टेंस है, जब सर्किट में, पीसीबी सर्किट में इसका जब हम बनाते हैं तो इसको दो तरीके से कनेक्ट करते हैं, जैसा कि हमने बताया, ठीक है। एक होता है पैरेलल, एक होता है हमारा सीरीज में। समानांतर और श्रेणी दोनों ही तरीके से ये लगे होते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं कैसे हमारे जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इसको मैं रफ कर दे रही हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए, रेजिस्टेंस जो होता है, एक तो आपका किस में कनेक्टेड होता है भाई, सीरीज में, सीरीज, श्रेणी, ठीक है, श्रेणी में। और एक होता है आपका पैरेलल, पैरेलल समानांतर, ठीक है, समानांतर, ठीक है। तो किसमें रेजिस्टेंस दो तरीके से हमारा कनेक्टेड होता है, एक होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल, समानांतर में, ठीक है। अब देखिए, सीरीज का मतलब क्या हो गया, और अगर हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या मतलब है। तो पहले तो इसके डायग्राम को समझ लीजिए, ठीक है। जब हम सीरीज की बात कर रहे होते हैं तो कुछ इस तरीके का आपका, मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पे एक आपने वोल्ट मीटर लगा लिया, यहाँ पे आपने एक
ये कि यहाँ रेजिस्टेंस, क्योंकि हम सीरीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से आपका ये प्लस, ये माइनस, ये R1, ये R2 हो गया। ठीक है, करंट इस तरीके से आपकी फ्लो कर रही होती है। एक बात यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ का वोल्टेज V1, यहाँ का वोल्टेज V2। देखिए, जो भी चीज़ें मैं बना रही हूँ ना, इसका अपना एक मतलब है। अगर इस डायग्राम की बात कर रहे हैं, डायग्राम में हमने क्या कहा कि भाई एक यहाँ पे ये देखिए, ये सर्किट का फॉर्मेशन है, आपके एग्जाम का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको आप लोगों को डिटेल में नहीं बता रही हूँ। ठीक है, देखिए जब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम एक यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाते हैं। ठीक है, करंट हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है। हमने क्या कहा, सीरीज में क्या लगाया, रजिस्टेंस कितने, 2 सपोज कीजिए, 3 4 5 6, चाहे जितना लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को 2 रजिस्टेंस को लेकर के बता रही हूँ ताकि डायग्राम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो। ठीक है, तो ये R1 है, ये R2 है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा कि V1 है, ये V2 है। ठीक है, चलिए इसका क्या मतलब है अभी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए इससे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं पैरेलल की। देखिए पैरेलल के केस में क्या हो जाता है, देखिए पैरेलल का कैसा डायग्राम बनेगा। तो अगेन यहाँ पे आपने एक वोल्टेज लगा दिया, जाहिर सी बात है भाई बिना वोल्टेज के करंट कैसे पास होगी, इस तरीके से। ठीक है, अब पैरेलल है तो पैरेलल रेजिस्टेंस इस तरीके से आपका लगेगा, R1 R2। इज दैट क्लियर, R1 R2। ठीक है, अगेन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, करंट आपकी इस तरीके से फ्लो कर रही होगी। ठीक है, करंट इस तरीके से आपकी फ्लो कर रही होती है, प्लस माइनस इस तरीके से सपोज करिए, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ ही करंट आपकी फ्लो कर रही होती है। यहाँ पे करंट I सपोज कीजिए I1, और यहाँ पे करंट आपकी I2। ठीक है, करंट I2, इसमें करंट I1, इसमें करंट I2। देखिए डायग्राम का कितना बड़ा महत्व है, जब अभी आगे हम बढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम का मीनिंग हमारे लिए। ठीक है, तो हमने क्या समझा भाई कि सीरीज, जब हम श्रेणी की बात कर रहे होते तो हमारा डायग्राम ऐसा, और जब हम पैरेलल की बात कर रहे होते तो हमारा डायग्राम ऐसा। इज दैट क्लियर? चलिए आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए जो करंट होता है जब हम सीरीज की बात कर रहे होते हैं, देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा, सीरीज, जब हमारा रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है भाई, श्रेणी में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो एक बात ध्यान रखिए कि मैंने, चलिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें और बेहतर समझ आएँ। ठीक है, आई होप इसको चलिए थोड़ा सा मैं बड़ा बना के डायग्राम आप लोगों को समझा दूँ कि मान लीजिए यहाँ पे ये वोल्टेज लग गया। ठीक है, सीरीज में है तो इस तरीके से 2 हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, ये R1, ये R2। ये करंट आपका यहाँ से, करंट हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे वोल्टेज। ठीक है, अब मैंने क्या कहा भाई कि एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पे वोल्टेज V1, यहाँ पे वोल्टेज V2। इज दैट क्लियर? तो पहली कंडीशन, पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि जब हम श्रेणी की बात कर रहे होते हैं तो सीरीज के कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होता है, जब आपका 2 रेजिस्टेंस सीरीज में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं तो इस केस में क्या होता है भाई, करंट जो होती है सेम होती है। मतलब यहाँ भी करंट सेम, यहाँ भी करंट सेम, लेकिन वोल्टेज आपका डिफरेंस होता है। बात समझ में आई? इसीलिए मैंने ये वोल्टेज अलग अलग आप लोगों को बना करके दिखाया है। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा कि सीरीज के केस में करंट जो होता है आपका भाई क्या होता है, तो करंट सेम होता है। ठीक है, सेम कहाँ पे, चाहे रेजिस्टेंस R1 लीजिए चाहे रेजिस्टेंस R2 लीजिए, दोनों के क्रॉस आपकी करंट क्या होती है, सेम होती है। करंट की वैल्यू दोनों के क्रॉस सेम होती है, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू आपकी बदलती है। इसीलिए यहाँ पे मैंने V1 और V2 लिखा है। इज दैट क्लियर? इसीलिए मैंने यहाँ पे V1 और V2 लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि करंट क्या होती है, सेम होती है, लेकिन वोल्टेज आपका क्या होता है भाई, वोल्टेज जो होता है वो डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर भाई कि हमारा क्या हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे R1 के अक्रॉस V1 वोल्टेज, R2 के अक्रॉस V2 वोल्टेज। क्यों? क्योंकि वोल्टेज चेंज होता है लेकिन करंट क्या होती है, सेम रहती है। मतलब पूरे सर्किट में अगर सीरीज में आपका रेजिस्टेंस हमारा लगा हुआ है, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है, इसका मतलब करंट आपका क्या हो जाएगा, तो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट आपका सेम है। मतलब अगर 5 एम्पियर का आपका करंट फ्लो कर रहा है तो R1 के अक्रॉस भी 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा और R2 के अक्रॉस भी। लेकिन वोल्टेज क्या होगा बच्चे, वोल्टेज आप लोगों का चेंज हो रहा होगा।
इज दैट क्लियर? चलिए, अगर हमें मतलब टोटल अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आप लोगों का, तो लिख लीजिए, अगर हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना होगा कि टोटल नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे कि आर नेट अगर हमें निकालना है तो R1 प्लस R2। अगर रेजिस्टेंस हमारा किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो उठा करके इन दोनों को सिर्फ प्लस कर दो, आंसर हो गया। सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे दे दिया 2 ओम और R2 हो गया 1 ओम, तो टोटल आर नेट की वैल्यू जब अगर आपको निकालनी है तो आप कहेंगे मैम 2 + 1, मतलब आर नेट हमारा जो टोटल आर निकल गया वो 3 ओम निकल गया। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है। बात क्लियर हो गई? तो सीरीज की कंडीशन आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि सीरीज की कंडीशन में हमने क्या कहा कि सीरीज में पहली बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो जब भी कोई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होता है, तो जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट चाहे कितने भी आप रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दीजिए, सबके अकॉर्डिंग करंट आपका सेम होगा, लेकिन वोल्टेज आपका बदलेगा। ठीक है, इसीलिए ये डायग्राम मैंने बनाया। आगे नेक्स्ट क्या हो गया, आर नेट निकालने के लिए सिंपली R1 R2 R3 R4 सो ऑन, ऐसे ही अगर रेजिस्टेंस लगा है उसको आप ऐड कर देंगे तो वो आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं पैरेलल की कंडीशन में। अब पैरेलल की कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि भाई हमारा डायग्राम इस तरीके से, मतलब रेजिस्टेंस हमारा क्या है, पैरेलल समानांतर में लगा है। अब इस केस में क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, इस केस में आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो करंट है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंस हो रहा है, मतलब बदल रहा है। ठीक है, दैट क्लियर, बदल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम पैरेलल की बात कर रहे होते तो पैरेलल के केस में क्या हो जाता है भाई कि जो हमारा करंट है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो पैरेलल के केस में करंट जो है हमारा क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। करंट के केस में, सॉरी पैरेलल के केस में, समानांतर के केस में क्या हो जाता है, हमारा करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज सब जगह सेम रहता है। ठीक है, वोल्टेज क्या रहता है भाई, वोल्टेज हमारा सेम रहता है, वोल्टेज हमारा बदलता नहीं है। स्टैट क्लियर? ठीक है, तो जब हम पैरेलल की बात कर रहे होते तो पैरेलल के कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है, लेकिन आपका वोल्टेज क्या होता है, सेम रहता है। डायग्राम याद कर लो, चाहे वर्ड याद कर लो, डायग्राम अगर आप लोगों को रिमेंबर रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हमें आर नेट निकालना हो, आर नेट मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो, तो इसको लिख देंगे R1/R1 प्लस 1/R2 और ऐसे ही 1/R इन्फिनिट, मतलब सो ऑन, इस तरीके से आपका चला जाएगा। इज दैट क्लियर? अब यहीं पे अगर जैसे कि यहाँ पे अगेन आपका सपोज करिए कि R1 R2 की वैल्यू दे दे, तो इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को रेजिस्टेंस की पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक तरीके का हमारा पैसिव डिवाइस होता है। कैसा कंपोनेंट है, तो एक्टिव नहीं है, पैसिव है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ये अपोज करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसका नाम ही प्रतिरोध है, तो अपने नाम से ही ये जाहिर कर रहा है भाई कि ये अपोज करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, चलिए आगे हमने क्या कहा कि रेजिस्टेंस हमारे किसी भी सर्किट में दो तरीके से कनेक्टेड होते हैं, या तो सीरीज में होंगे, या तो पैरेलल में होंगे, या तो श्रेणी में होंगे, या तो समानांतर में होंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो करंट पूरे सर्किट में सेम होता है सीरीज में। ठीक, और वहीं जब बात कर रहे होते हैं वोल्टेज की, तो वोल्टेज हमारा डिफरेंट होता है, मतलब कि क्या हो जाता है भाई, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, मतलब इस R1 के अक्रॉस आपका वोल्टेज बदल जाएगा, इस R2 के अक्रॉस वोल्टेज बदल जाएगा, लेकिन करंट तो सबकी सेम रहेगी। ठीक, चलिए आगे जब हमने बात करी पैरेलल की, तो पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा भाई, पैरेलल में दो अगर हमने रेजिस्टेंस लगा दिया तो करंट क्या हो जाती है, वो डिवाइड होती है। वहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, करंट सेम था, लेकिन पैरेलल के केस में करंट ही डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, ये सारी कहानी हो गई आपकी रेजिस्टेंस की। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जब क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे तो बहुत ही अच्छे बेहतरीन न्यूमेरिकल से लेकर के हर टाइप का क्वेश्चन जो है कि हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग जो है कि ओम्स लॉ के बारे में। ये इस टॉपिक का एंड है, लास्ट टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है भाई, ये बताइए ओम्स लॉ के बारे में आप लोगों को क्या पता है, क्या जानते हैं आप लोग ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, आई होप आप लोगों को रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, रेस्ट इसके बारे में जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके के बेहतरीन क्वेश्चंस हमारे जो हैं एग्ज़ाम में
बनते हैं। अभी तो आप लोगों को सिर्फ अपना कंसेप्ट क्लियर करना है भाई, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस, ताकि आप लोग जब क्वेश्चन सेशन हो तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो और फटाफट आंसर करने का आप लोगों को आता हो। चलिए बात करते हैं हम ओम्स लॉ की, जहाँ से क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ओम्स लॉ, जब हम ओम्स लॉ की बात कर रहे होते हैं तो देखिए ओम्स लॉ बेसिकली कहता क्या है, ठीक है। देखिए जो ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ का कहना क्या है कि मतलब सपोज कीजिए कि मतलब एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट, जैसे एक आप लोग ये समझिए कि यहाँ पे एक आपने रेजिस्टेंस लगा दिया R1, एक करंट आपका यहाँ फ्लो कर रहा है, एक करंट आपका इस तरीके से हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, एक वोल्टेज लगा दिया, ठीक है, ये आपने वोल्टेज लगा दिया, ठीक है। ये आपका क्या बन गया भाई, डायग्राम, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हमने क्या कहा कि करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल पे जो है कि मूव करती है, ये माइनस ये प्लस, इस तरीके से। ये सपोज करिए आपका कोई सर्किट है, ठीक है। सर्किट हमेशा 3 चीज़ों से बनती है, ठीक है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, यही कहते हैं ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही स्टेट किया गया है भाई कि जो हमारा एक सर्किट जब फुल सर्किट होता है तो वहाँ पे एक वोल्टेज, एक करंट और एक हमारा जो है कि रेजिस्टेंस होना जरूरी है। चलिए तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ का कहना क्या है कि जो भी करंट होता है ना, ठीक है, जो करंट मतलब यहाँ पे एक सर्किट है, इसमें करंट फ्लो कर रही होगी, ध्यान से समझिए, ठीक है। उसी से आप लोग जो है कि एक आपका जो है कि एक इक्वेशन बनेगी और वहीं से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। डेफिनेशन से आते नहीं है, लेकिन डेफिनेशन आपके इक्वेशन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बात क्या करें कि एक करंट है आपका, करंट आपका जो है कि सपोज करिए इसमें कोई करंट फ्लो कर रही है, तो ये जो करंट होती है ना, ये क्या करती है कि ये जो करंट फ्लो कर रही होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वोल्टेज के, मतलब इन दो पॉइंट का जो आपका वोल्टेज है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, करंट जो इस कंडक्टर में, मतलब इस पूरे कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रही होती है ये करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो वोल्टेज के। वोल्टेज मतलब इन दोनों के पॉइंट का जो वोल्टेज है इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ओम्स लॉ क्या कहते हैं कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो यहाँ पे ये वोल्टेज होता है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़िए और बात करते हैं। तो हमने क्या कहा कि सिंपल सा जो ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ सिर्फ यही आपको स्टेट करता है कि भाई जो ये हमारा सर्किट होता है इसमें एक करंट है, एक वोल्टेज है, एक रेजिस्टेंस है, इसमें जो करंट फ्लो कर रही होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जो इन दोनों के पॉइंट के अक्रॉस आपका इस कंपोनेंट में वोल्टेज लगा है। इसका मतलब अगर करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, अगर करंट को कम करेंगे तो वोल्टेज कम होगा, इसीलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैंने क्या कहा कि हम जब भी फिजिक्स पढ़ते हैं एक फिजिक्स का रूल है भाई कि ये कांस्टेंट जो टर्म होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का टर्म होता है इसको हमेशा हटाना होता है, क्योंकि ये कोई हमें एग्जैक्ट वैल्यू देता नहीं है बेसिकली। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट, तो हमने क्या कहा भाई कि जब हम आई को, ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो हमने क्या सीखा है कि जब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक वहाँ पे इक्वल तो लगाते हैं लेकिन एक कांस्टेंट भी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा जिसका नाम है आर, और ये क्या है हमारा वोल्टेज, तो एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब देखिए I इक्वल टू आर इंटू वी हो गया। अब मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि I इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है। अच्छा ये इनवर्सली कांस्टेंट होता है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है। बात क्लियर हो गई। I इक्वल टू वी अपॉन आर, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, या फिर जो भी है इसको I इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है। ये टर्म आप लोग जो है कि याद कर लीजिए, ये टर्म याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये आर आपका कांस्टेंट है, इसको हटा ही दीजिए, इसका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ मैंने ये आप लोगों को समझाने के लिए बताया कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए, ठीक है। तो आई इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वोल्टेज, ठीक है, मतलब जो उसमें वोल्टेज होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है, कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया कि इन दोनों की वैल्यू आपस में एक साथ चेंज हो रही होंगी, ठीक है। तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है। तो यही क्या होता है हमारा ओम्स लॉ हो जाता है। आई बात समझ में। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये पूरी कंडीशन कहाँ पे हो रही होती है, एक समान तापमान पे, समान तापमान या फिर कह लो कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर,
ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर, सामान्य तापमान पे ये आपका फंक्शन हो रहा होता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ जनरली क्या हो जाता है भाई, तो आप ये कहेंगे, ठीक है, कि जो हमारा ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है कि जो आई होता है, मतलब जो करंट होती है, ये पूरे कंडक्टर के थ्रू जितना भी वोल्टेज होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ से हमारा जो है कि एक टर्म निकल के आता है I = V/R, ठीक है। R क्या है, एक तरीके का हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनल साइन हटाया है, तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट, स्थिरांक, स्थिरांक, ठीक है। स्थिरांक मतलब हमने, क्योंकि हमने ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक स्थिरांक, एक कांस्टेंट टर्म आपका लगा दिया है। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलिए, तो ये पूरी कहानी हो गई भाई हम लोगों की ओम्स लॉ की। आई होप आप लोगों को ओम्स लॉ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन जो इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक था ये यहीं पे ओवर हो गया। जितने भी क्वेश्चन जनरली बनने के चांसेस थे सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों को कवर करवा दिया। रेस्ट अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें छूटी भी होंगी तो वो अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चंस के फॉर्म में भी पूरी थ्योरी मैं आप लोगों को समझा दूंगी, ठीक है। तो लगभग समझ के चलिए कि आप लोगों का जो फिजिक्स का पोर्शन था वर्दी बैच के लिए वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। रेस्ट हम एक और लेक्चर ले लेंगे जिसमें आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने बताया था, मिसलेनियस में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स जैसे कि जो इन्वेंशंस हुए हैं, डिस्कवरीज हुए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो फिजिक्स में जनरली क्वेश्चंस जहाँ से बनते हैं इन्वेंशन से रिलेटेड, या फिर जो है कि किसी भी चीज़ की डिस्कवरी किसने करी है, ठीक है, जैसे बल्ब है इसको किसने जो है कि किसने बनाया, किसने इसकी खोज की, इस तरीके के जो मिसलेनियस टॉपिक कुछ आप लोगों के छूट रहे हैं उसका मैं एक अलग से लेक्चर ले लूँगी। रेस्ट आप लोगों के जो फिजिक्स की क्लास है वो ओवर हो चुकी है वर्दी बैच के लिए। और किसी भी तरीके से आप लोगों को डाउट है, क्वेरीज है, तो भाई कमेंट बॉक्स आप लोगों के सामने है, लिखिए अपने डाउट को क्लियर कीजिए, ठीक है। और चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आई हैं तो भाई एक लाइक करके शेयर तो ज़रूर कर लो, और सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल तो नोटिफिकेशन तो आपके पास जाएगा नहीं, तो नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि रेस्ट और भी क्लासेस हैं जो हमारे चैनल पर चल रही हैं, जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छा बेहतरीन तरीके का जो है कि फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, हम जो है कि लास्ट मिसलेनियस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, जहाँ पे कि फिजिक्स आप लोगों का लगभग जो है कि ख़त्म हो चुका होगा। और किसी भी तरीके के डाउट और इम्प्रूवमेंट के लिए भाई कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूले। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फटाफट बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं फिजिक्स के जो है कि एंड होने पर और मिसलेनियस के लिए। और साथ ही साथ उसके बाद स्टार्ट होगा आप लोगों का क्वेश्चन आंसर का सेशन, ठीक है, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि आज तक जितनी थ्योरी क्लासेस चली है आप लोगों की, तो भाई कितनी पढ़ाई करिए, यहाँ से थोड़ी पीछे छूटेगा आप लोगों का, इतने में नहीं सिलेक्शन होना है, ठीक है। ये तो अभी थ्योरी पोर्शन है सिर्फ, अभी भाई दिल्ली दूर है, मेहनत अभी करना है, क्वेश्चन आंसर आप लोगों को समझना है। तो क्वेश्चन आंसर के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें इन सब का जितनी थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी है ये आप लोगों का टेस्ट ही है, समझिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस और इसके साथ साथ बेहतरीन क्वेश्चन के सेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए, और पिछली जितनी वीडियोस जिन लोगों ने नहीं देखी है भाई जा करके सब लोग प्लेलिस्ट उठाइए और सारे वीडियोस देख डालिए, ठीक है। थैंक यू।